सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सदी और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें। वजीर आजम की जानिब से अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स जारी करने के जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच कल दोपहर 1 बजे केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड क्यों जारी किए? जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना, सूबाई एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 फरवरी को वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स जारी करने के खिलाफ नोटिस लिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि तरक्याती फंड्स का इजरा आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुआ तो कार्रवाई होगी। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। आज अदालतें भी गैर महफूज हैं। इन अदालतों में जो केस हैं, जो फैसले हैं, पूरी दुनिया जानती है। जब मुल्क में आइन और कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफी तो होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के हुक्मरानों को आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। अदालतें भी गैर महफूज हैं। अदालतों में जो केस चल रहे हैं उनकी हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है। तो जिस मुल्क में अदल का निजाम ना रहे वो मुल्क नहीं चल सकता। जब मुल्क के आइन का ये हाल होगा, कानून का ये हाल होगा, अदालतों का ये हाल होगा जो आप देख रहे हैं, तो फिर हम कहें कि मुल्क चल रहा है, तो ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी कि ऐसे हुक्मरान हैं जो ना कानून की परवाह करते हैं, ना सच से आशना हैं, ना ही मुल्क को तरक्की दे सके हैं। DGISPR ने बताया है कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है। लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? जो इलेक्शन 2018 में चोरी हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आज पाकिस्तान मुश्किल में है, इसके अवाम मुश्किल में, जिम्मेदारी किसकी है? जब हुकूमत बेशर्म हो जाए, जब वो अवाम की नुमाइंदा ना हो, फिर यही होता है जो आज मुल्क में हो रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में PTI के लिए एक और मुश्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाजमीन की एक दस्तावेजी फहरिस्त सामने आ गई जिन्हें मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क से अतियात वसूल करने की इजाजत दी गई थी। डॉन न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक दस्तयाब दस्तावेज में इन मुलाजमीन के नाम भी सामने आए हैं जिनमें मुबैना तौर पर PTI के टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान अफजल, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद और PTI के दफ्तर के हेल्पर मोहम्मद रफीक शामिल हैं। PTI मुलाजमीन को फंड्स इकट्ठे करने की इजाजत देने का फैसला 1 जुलाई 2011 को पार्टी इजलास में किया गया था, जिसमें पार्टी के मौजूदा चीफ ऑर्गेनाइजर और सेनेट के टिकट के ख्वाहिशमंद सैफुल्ला नियाजी, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी, हाल ही में तैनात होने वाले पिम्स के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सरदार अजहर तारिक खान, पार्टी के साबिक सेक्रेटरी खजाना और पाकिस्तान के हालिया सफीर बराए किर्गिस्तान कर्नल यूनुस अली रजा और तारिक और शेख शरीक थे। डॉन न्यूज के मुताबिक इस हवाले से मुशीर मालियात सिराज अहमद से राब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि चारों मुलाजमीन को एक मरतबा के लिए इजाजत दी गई थी। इसी पर बात करेंगे सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। नबी चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब बताएगा जो सूरत हाल है सामने आ गई है। डॉन ने इंकशाफ कर दिया है, मुलाजमीन फंड इकट्ठा करते रहे हैं। बात की जाती है फंड्स की के पार्टी इकट्ठा करेगी, लेकिन शौकत खानम पे लगाया जाएगा, लोगों की बहबूद पे लगाया जाएगा, और अब फंड इकट्ठा कर रही है मुलाजमीन फॉरेन फंडिंग केस में। तो ये बात तो सामने आ चुकी। पहली बात तो ये है कि जो इल्जामात इमरान खान साहब एंड कंपनी की तरफ से अपोजिशन पर लगाए जाते थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, चाहे PMLN की क़यादत थी, उसी नौइयत के इल्जामात जो है उनके ऊपर भी लगने शुरू हो गए हैं। और ये जो मरकीमा साहब की स्टोरी है जो डॉन में छपी है, ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स में अगर बाहर से फंडिंग आती रही है तो फिर इनके और दूसरी पार्टियों के ऊपर जो इल्जाम थे उनमें क्या फर्क है। मेरे ख्याल से ये एक्सपोजर जो है ये अभी इब्तिदा है। ये बात भी फैलेगी इसलिए कि बाहर से फंडिंग के इल्जाम तो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसका केस इलेक्शन कमीशन में है। और अगर उन्हीं ममालिक से जिनका तस्करा किया जा रहा है, मरीम नवाज ने भी नाम लिए, फजल रहमान ने भी नाम लिए कि इसराइल और इंडिया से जो फंडिंग आई है, और वो भी इसी तरीके से
यानी मुलाजमीन के अकाउंट में जाती रही है तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरे ख्याल से ये पंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो ये बात भी बहुत आगे तक जाएगी। अब देखना ये है कि ये जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर ये सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये कितनी ऑथेंटिक है। अगर तो पीटीआई ने, जैसा कि तासुर है कि उन्होंने ये तस्लीम किया है कि जी क्योंकि अबू धाबी से फंडिंग जो है या दुबई से वो किसी पार्टी के फंड में नहीं जा सकती, इसलिए इन मुलाजमीन को इजाजत दी गई थी कि ये अपने अकाउंट में फंडिंग मंगाए। लेकिन ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं। अगर बाहर का पैसा आपके मुलाजमीन के फंड में आया है तो ये वही इल्जाम है जो खुद बड़े तमतराज के साथ पीटीआई जो है वो अपोजिशन की बातों पर लगाती रही है। तो अब ये जो लॉस ऑफ फेथ होगा इससे, अगर ये कहानी कंफर्म हो जाती है तो पीटीआई कहाँ खड़ी है, ये तो अब उसका जवाब पीटीआई की लीडरशिप ही देगी। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही रहेगा नवीद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, जो इल्जामात ऑपोजिशन पर लगाए जाते थे आज वो इल्जामात खुद पर लग रहे हैं। ऑपोजिशन तो शक की बिना पर ही अंदर कर दी जाती है, अभी तो इल्जामात दस्तावेजात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए यही इसमें सबसे अहम नुकता है कि अब हमें समझ आ रही है इस बात की, हमें और जो पाकिस्तान के अवाम है, कि क्यों इस केस की खुली सुमात रखवाने की कोशिशें की गई बार बार। अब ये जो दस्तावेजात सामने आई हैं इसमें आपने देखा टेलीफोन ऑपरेटर भी है, जो ऑफिस का इंचार्ज है वो भी है। अच्छा, फिर इर्रेगुलरिटी की जो नोयत है वो भी सामने आ गई कि अमारात के अंदर क्या हो रहा था, हुकूमत के कानून क्या थे। सादा अल्फाज में अगर ये कहा जाए तो ये बहुत ही ओपन केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, बहुत सादा अल्फाज में। और इसमें अगर कहीं वाकईतन कानून मौजूद हो, इंसाफ मौजूद हो, तो बचाव का कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल अब ओपन समात के अंदर जब ये चीजें आएंगी, फैसला बेशक पीटीआई कुछ ऐसा करवाने में कामयाब हो जाए कि वो बच निकले। बाहर इस वक्त एक पेज का राज है और एक पेज हर सूरत में उसको तोहफा देने की कोशिश करेगा। लेकिन बात यह है कि मामला जब ये बहस में आएगा, जब ये चीजें कोर्ट के अंदर डिस्कस होंगी, इलेक्शन कमीशन में डिस्कस होंगी, प्रेस की जिन्नत बनेगी, मीडिया की जिन्नत बनेगी, टॉक शोज की जिन्नत बनेगी, नाम सामने आएंगे और इंटरनेशनल मीडिया में यकीनन ये बात जाएगी। फिर ये देखें, अब ये मामले की नोयत ऐसी होती जा रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें उन ममालिक का नाम आने ही आने हैं। जो बुखारी साहब ने फरमाया है, मैं अर्ज करता चलूं कि जब इसराइल और भारत के हवाले से जो मामला है वहां भी नाम मौजूद है, वो कोई हवाई नहीं है कि अपोजिशन ने अभी इल्जाम लगा दिया। उन्होंने नाम लेके बताया कि फलां फलां साहिबान जो थे दोनों मुल्कों के, वहां से इस तरीके के साथ वहां से पैसे लिए गए। अच्छा, फिर उन पैसों का जो इस्तेमाल और खर्चा वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो एक अलग केस बनेगा फिर। तो ये पैसों का बेदरेज इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए, ये सारे मामला अब ओपन होते जा रहे हैं। इसीलिए मुखालफत की जा रही थी कि इसकी खुली समात ना की जाए। लेकिन ये मामला मुझे लगता है कि बहरहाल खुल के रहेगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अकबर बाबर जो है, इनकी जो अमूमी शोहरत है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि दयानतदार शख्स होने के साथ साथ हिसाब किताब के माहिर, मामला पे नजर रखने वाले, मैनेजमेंट को समझने वाले, कवानीन को समझने वाले। तो उसमें इनको रूफे आफने जो इनके दोस्त हैं वो कहते हैं हम बहुत कुछ की शख्सियत है। बिल्कुल, तो इन्होंने पूरी ग्रिप के साथ ये मामला जो है ये सामने लाया और पूरी ग्रिप के साथ ये मामला सामने लाया गया है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत में फैसल वाडा के वकील पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया और उन्हें अगली समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जीशान भट्टी हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जीशान, बताएगा इस बारे में। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा से आज दौरी शरीयत से मुतालिक जवाब तलब कर रखा था, लेकिन उनकी जानिब से ना ही वो खुद पेश हुए ना ही वकील पेश हुए, जिससे इलेक्शन कमीशन ने उनको 50,000 का जुर्माना आयद कर दिया। इसके अलावा उनको अगली जो आइंदा समाअत होनी है 24 फरवरी को, उसको जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि बहुत बार उनको मौका दे चुके हैं, अब मजीद मोहलत नहीं दे सकते। अगर फैसल वाडा अगली समाअत पर 24 फरवरी को पेश नहीं होते तो हम फैसला सुना देंगे। ताहम उनके वकील की जानिब से केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिसको मुस्तरद करके इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि उन पर हम जुर्माना आयद करें, जबकि 24 फरवरी को जो समाअत होगी उस पर वो जाती हैसियत में पेश होकर ये जवाब जमा करवाएं कि उनके पास दौरी शरीयत थी या नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन ने 24 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। शुक्रिया ज़ीशान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान पार्टी में बगावत कुचलने के लिए ओपन बैलेट कर रहे हैं।
हुकूमत मुल्क में आईनी इंतशार फैला रही है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एहसन इकबाल ने इंकशाफ किया कि जल्द इमरान खान का एक दोस्त नाअहल होने वाला है। इमरान नियाजी को ये खतरा है कि उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती। उसकी अपनी जमात में बगावत है, जिसे कुचलने के लिए वो सेनेट में ओपन बैलेट कर रहा है। ये पूरी जो पैकेज है, इसका ना ताल्लुक शफाफियत से है, ना इसका ताल्लुक सियासी इस्लाहात से है। इसका ताल्लुक सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को एनआरओ देने से है। फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को जबरदस्ती सेनेट में कैसे लाया जाए, पाकिस्तान में आईनी इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान का आईन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर तब्दील नहीं हो सकता। एक फ्रेंड ऑफ इमरान खान जो नाअहल होने लगा है, उसकी नाअहली कैसे बचाई जाए। हैदराबाद में पीडीएम के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में जलसागाह पहुंच रही हैं और दोपहर 3 बजे जलसे का आगाज होगा। तैयारियों का मजीद अहवाल जानेंगे अली हमजा से। अली हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से आज हैदराबाद के हटड़ी बाईपास पर ग्राउंड में एक पंडाल सजाया जा रहा है और जिसमें एक जलसा किया जाएगा, जिसका दावा ये किया जा रहा है कि यह हैदराबाद का तारीखी जलसा होगा। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी मेज़बानी कर रही है और जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज भी बनाया जा चुका है और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में आ रहे हैं। मलिक असद सिकंदर की क़यादत में जाम शोरों से काफिला यहाँ पर पहुँचा है और बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो पुरजोश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं हाथों में थामे हुए हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एक बड़ी रैली की सूरत में काफिला जलसा गाह पहुंचेगा और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि भरपूर मेज़बानी की जाएगी और पीडीएम के तमाम कायदीन यहाँ पर शरीक होंगे। 3 स्टेज बनाए गए हैं। मरकजी स्टेज से जो कायदीन हैं, मरकजी कायदीन वो खिताब करेंगे, जबकि दीगर 2 स्टेज पर जो पीडीएम की दूसरी क़यादत है वो बैठेगी। कारकुनान काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में कारकुनान का समंदर इस जलसा गाह में। बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में पीडीएम के जलसे में मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। इस्तकबाल के लिए हैदराबाद और जाम शोरों में इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए हैं। मरकजी कायदीन जाम खान शोरों की रिहाइशगाह पर जोहराने में भी शिरकत करेंगे। तफसीलात जानेंगे यासिर शोरों से। जी यासिर। जैसे कि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का हैदराबाद में जलसा है, इसी हवाले से साबिक सूबाई वज़ीर जाम खान शोरों के रिहाइशगाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़ियादत समेत पीडीएम के अरकान जो है पीडीएम के बाद जुलूस की सूरत में ये पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगे, जो कि हैदराबाद में है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और अभी इस वक्त मैं जामशोर में मौजूद हूँ, जहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से जब हमारी जाम खान शोरों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक है और तहरीक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम जो है सो अपना पावर शो करेंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आम पब्लिक के लिए जो रूट्स है वो मुतबादिल उनको दिए गए हैं और जो कि पीडीएम के जुलूस वगैरह हैं उनके लिए रूट्स अलग बनाए गए हैं। तफसीलात के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ के बाद 32 वकला पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत शहर की तमाम अदालतें बंद हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में आला सतह का इजलास जारी है। एहतशाम कियानी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। एहतशाम, हालात क्या है और इजलास बारे भी बताएगा। देखिए, वकला की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला किया गया था, उसके बाद तोड़फोड़ की गई और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके चैम्बर में दाखिल हुए। चैम्बर में भी तोड़फोड़ की, इसके अलावा दीगर दफातर में भी तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद वकला पर एफआईआर दर्ज हुई। 32 वकला नाम से नामजद हैं। इसके अलावा 250 से 300 वकला हैं जिनको एक मॉब की शक्ल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर और ये तमाम तर वाक़या करने पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन ताहाल हमारी इतलात के मुताबिक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ था गुज़िश्ता रोज़ के छापे मारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, लेकिन ताहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आज एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसमें जो इस्लामाबाद कचहरी है उस पर वकला का एक मॉब जो है वो वहाँ पर भी गया और वहाँ पे जो सेशन जज वेस्ट हैं उनके अदालत के कमरे के शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा दीगर जो अदालतें थीं उनमें भी तोड़फोड़ की गई, तो वहाँ भी आज एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहाल कोई गिरफ्तारी तो अमल में नहीं लाई जा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इस वक्त उनकी ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास जारी है जिसमें
सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतलका अफसरान जो हैं वो उस मीटिंग में शामिल हैं और उस मीटिंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजीद सरकारी मुलाजमीन के मुस्तफिद होने का इंकशाफ हो गया है। महकमा एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाजमीन की एक और फहरिस्त डिविजनल कमिश्नर्स और इंतजामी सेक्रेटरीज को अरसाल कर दी। मरासले में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन खुद, उनकी बीवियां या शौहर प्रोग्राम से मुस्तफिद हुए। फहरिस्त में 1770 मुलाजमीन के नाम और दीगर कवायफ दर्ज हैं। अजमत अली शाह से जानते हैं। अजमत अली शाह बताएगा, गरीबों का हक अब सरकारी मुलाजमीन खाने लगे? जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजीद सरकारी मुलाजमीन के मुस्तफिद होने का इंतजाम किया गया है। महकमा एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाजमीन के एक और फहरिस्त डिविजनल कमिश्नर और इंतजामी सेक्रेटरीज को हड़ताल कर दी। महकमा एस्टेब्लिशमेंट का मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामी सेक्रेटरीज और डिविजनल कमिश्नर को मरासला भी जारी कर दिया गया है और सरकारी मुलाजमीन खुद या उनकी बीवियां या शौहर प्रोग्राम से मुस्तफिद हुए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कैश ग्रांट वसूली करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फहरिस्त में 1770 मुलाजमीन के नाम और दीगर कवायद दर्ज हैं, जिनमें से 18 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन के नाम फहरिस्त में शामिल है, जबकि 18 के और ग्रेड 17 के 9 अफसर शामिल हैं। जी अजमत अली शाह, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल इस्लामाबाद, एजाज अनवर चौहान सिंध, गुलाम इसरार खान पंजाब, शरीफुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद रजाक बलूचिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इक़्तिदार अनवर, बताइएगा इस हवाले से मजीद। बहुत जनाब, आपका मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात की तैयारियां अगर हम कहें कि आखिरी मराहल में दाखिल हो गई तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कर दी है। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल हुसैन इस्लामाबाद, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान पंजाब में, एजाज चौहान सिंध में, शरीफुल्लाह साहब जो हैं वो KPK में और मोहम्मद रजाक साहब जो है बलूचिस्तान में रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया है। इन तमाम रिटर्निंग ऑफिसर की मामलत के लिए इनकी 8 रुकनी टीम भी इनके साथ होगी। मुल्क भर में तकरीबन 46 सीटों पर सेनेट के इलेक्शन होने हैं, जिनके लिए तैयारियां जो है वो आखिरी लम्हात में दाखिल हो गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध तौहीन अदालत के नोटिस पर पेश हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे बिलाल हमाद से। बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत में चीफ सेक्रेटरी सिंध अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी की के चीफ सेक्रेटरी को पहले कॉल किया गया था और वो पेश नहीं हुए थे। अदालत बरहमी पर चीफ सेक्रेटरी के गैर मशहूर पर माफी मांगती है। ये है KMC के रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन से मुतल्लिक, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से बेल आउट दी जा रही है, जिस पर जस्टिस शफी सिद्दीकी ने ये पूछा कि बताएं कि KMC का अब फ्रॉड का शिकार हो चुका है, जिसके पर तहकीकात जारी है। अदालत ने बेल आउट देने से मुतल्लिक केस में हुक्म दिया है कि सिंध हुकूमत KMC के पेंशनर को बेल आउट दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ABR बेनामी जोन का बड़ा एक्शन। कराची के रिहायशी अब्दुल गफ्फार नामी शख्स के नाम पर 12 महंगी तरीन गाड़ियां होने का इंकशाफ हुआ है। 12 गाड़ियों का मालिक मोटरसाइकिल सवार नवाजिश से लाइल निकला। ABR ने बेनामी गाड़ियां जब्त करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता कर लिया। अशरफ खान हमारे साथ है। अशरफ, बताएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। जी, ABR बेनामी जोन कराची का बड़ा एक्शन हुआ है। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी गाड़ियां सामने आई हैं। बेनामी जोन ने जो है 20 बेनामी गाड़ियों के केसेस दर्ज किए थे, जिसके बाद तहकीकात हुई थी। तहकीकात में अब्दुल गफ्फार नामी जो सिंध का शहरी है, उसके नाम पर 12 महंगी गाड़ियां एक ही शख्स के नाम पे होने का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा जो है मजीद 8 गाड़ियां हैं, महंगी तरीन गाड़ियां हैं, जिसमें मर्सिडीज बेंज है, BMW है, Audi है, प्राडो है और दीगर गाड़ियां हैं। 2-2 गाड़ियां
एक साथ जो है रजिस्टर्ड हुई हैं, उसका भी इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद FBI बेनामी जोन ने ये केस जो है जो 45 दिन का टाइम फ्रेम दिया था, उसमें कोई अपील जो है इन लोगों के जानिब से जो बेनामदार हैं उनके नाम से नहीं दाखिल किए गए, जिसके बाद अब FBI बेनामी जोन ने फैसला किया कि 20 महंगी तरीन गाड़ियां जब्त की जाएंगी। इन गाड़ियों की जो मालियत बताई जा रही है 20 करोड़ रुपए मालियत की है, लेकिन जिन लोगों के नाम पे गाड़ी है वो अमीर लोग नहीं है, उनके जो बैंक अकाउंट से कोई इतना डाटा सामने नहीं आया, लेकिन इन लोगों के नाम पे महंगी तरीन गाड़ियां कैसे आ गई, उसके ऊपर FBI बेनामी जोन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद अब एक्शन करने का फैसला किया। इसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारे CPLC है, एंटी कार लिफ्टिंग सेल के साथ पुलिस, इन सब से मुतल्लिका इदारों से मदद तलब की है ताकि इन गाड़ियों को जब्त किया जाए। बहुत शुक्रिया। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बदनज़मी का शिकार हो गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सूबाई मुलाजमीन का मामला सूबे देखेंगे। वफाकी मुलाजमीन को 40% रिलीफ के हवाले से आज हतमी फैसला करते हुए ऐलान किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन ने 10 फरवरी को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद से बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमीन को 10 फरवरी को पार्लियामेंट के सामने ग्रैंड धरने से रोकने के लिए हुकूमत की कोशिश जारी है। वफाकी वज़रा शेख रशीद, परवेज खटक और दीगर पर मुश्तमिल कमेटी और आल पाकिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के दरमियान वजारत दाखिला में होने वाला मुज़ाकरात का दूसरा दौर बदनज़मी का शिकार हो गया। बलूचिस्तान से जब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो शेख रशीद और परवेज खटक साहब ने हमारे मुलाजमीन को तकसीम करने की कोशिश की कि हम सिर्फ वफा के मुलाजमीन को देंगे, बाकी जो तमाम मुलाजमीन होंगे, और उसमें भी उन्होंने ये किया कि जो हमारे FIA के जुडिशरी के इनको तकसीम करने की कोशिश की कि जो ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं उनको भी मराहत नहीं देंगे। मुलाजमीन ने मुज़ाकरात से वॉकआउट करते हुए वजारत दाखिला की इमारत में सख्त एहतजाज किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाना इख्तियार नहीं, अलबत्ता वफाकी सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक ऐलान आज करेंगे। मरकजी जो जितने मुलाजमीन हैं वो तकरीबन उनके मामला तय। कल 4 बजे हम फिर उनसे मीटिंग करेंगे। सूबों के हमारे पास इख्तियार नहीं है, सूबों के पास है, और खटक साहब ने उन्हें वाजे किया कि ये काम आपके सूबों में होगा, हम उनको डायरेक्शन लिख देंगे। आल पाकिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की मरकजी क़यादत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर रहमान बाजवा ने कहा कि ऐलानात नहीं मानते, हुकूमत तनख्वाहों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करे। 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना हसूरत होगा। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम धमाकों और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा इस बारे में मजीद। हाँ जी बिल्कुल, सयाब रोड का इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कारिंदा मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदात में जो है वो इन्वॉल्व था और उसकी गिरफ्तारी के लिए काविशें की जा रही है। सिक्योरिटी के राय के मुताबिक चंद रोज कबल ही ये जो मुलजिम है ये अफगानिस्तान से वापस आया था और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो सिक्योरिटी इदारों ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इसे हिरासत में ले लिया और उसके बताया जा रहा है कि कब्जे से असला और धमाका के मवाद भी बरामद किया गया है। मजीद तहकीकात सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक़ें अतातुर्क का आगाज हो गया है। ISPR के मुताबिक अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला में हुई। तरबीती मशक़ें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इंसदादे दहशतगर्दी, सर्च ऑपरेशन, यरगमाली रिहा कराने की मशक़ें की जाएंगी। मशक़ों में इंसदादे दहशतगर्दी, तलाशी और मुहासरा ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने क्लियर करना और मुग़वियों की बाजियाबी के ऑपरेशन भी शामिल हैं, जबकि फ्री फॉल ऑपरेशन भी तरबीती मशक़ों का हिस्सा होंगे। ISPR के मुताबिक मुश्तरका जंगी मशक़ें दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगी और इससे अस्करी शोबों में जिद्दत और नए रुझानात से इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ करने पर वकला के खिलाफ थाना मारगला में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ करने पर वकला के खिलाफ थाना मारगला में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोड़फोड़ वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात भी शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोड़फोड़ वकला के खिलाफ थाना मारगला में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार मोहम्मद बख्श को क्लीन चिट दे दी है। इसी पर बात करेंगे, बिलाल हमारे साथ हैं। बिलाल, बताएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। ये सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी एमएनए सरदार मोहम्मद बख्श लहर की दरखास्त की समाअत हुई है। उन्होंने नैब इंक्वायरी के खिलाफ ये दरखास्त दायर की थी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ जो इंक्वायरी थी उनमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है और वो मतलूब नहीं है, और ये मामला अब चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया गया है, जिसके बाद मंजूरी के बाद ही अदालत में जवाब जमा कराया जाएगा, जिस पर अदालत ने मोहम्मद बख्श तफसीलात के लिए शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। बदनसीबी है मुल्क की जी, दोहरी शरीयत भी है, दोहरी शरीयत दिला रहे हैं उनको, के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी दोहरी है। शरीयत आपने अभी फरमाया कि ये जो आपकी तहरीक है ये मुल्क की वाहिद पहली तहरीक है जिसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। नवाज लीग ने भी माजी में बड़ी तहरीकें चलाई हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए, चीफ जस्टिस की आज़ादी के लिए, शहबाज शरीफ की बहाली के लिए, क्या उनको हिमायत हासिल थी? और दूसरा ये, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, क्या आपकी दौर में भी मुदाखलत करती थी एस्टेब्लिशमेंट? देखें, हमें एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइन की। एस्टेब्लिशमेंट को भी आइन के मुताबिक चलना है। कल DGISPR ने खुद कह दिया है, उससे पहले भी कह चुके हैं कि फौज का कोई ताल्लुक सियासत में नहीं है, कोई फौज का कोई रोल सियासत में नहीं है। हम उससे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इसका सबूत नजर आना चाहिए। जो 2018 के इलेक्शन में हुआ पूरा पाकिस्तान जानता है। माजी में जो कुछ हुआ, जो तहरीक थी, जो हुकूमतें थी, जो इलेक्शन थे, मेरी दरख्वास्त ये है उन पर बहस करने के बजाय एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि उनके हकाइक भी सामने आ जाए। ये आज बुनियादी बात है। लेकिन आज आप देख लें, एक ऐसी हुकूमत वजूद में है जो आइन को तब्दील करके गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना चाहती है। ये दुनिया में नहीं होता कि मेरी शहरियत किसी मुल्क की हो, मैं इलेक्शन आपके मुल्क में लड़ूं और अगर जीत जाऊं तो आपका शहरी बन जाऊं और असेंबली का मेंबर बन जाऊं, काबीना के टेबल पर बैठ जाऊं। ये आज सोच हम पर मुसल्लत है, ये सोच कभी कामयाब नहीं होगी। नून लीग कल पीपल्स पार्टी ने तो वाशगा ऐलान कर दिया कि वो जो भी तरीकेकार हो इंतखाबात में हिस्सा जरूर लेंगे। क्या ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड पे क्या करेंगे? दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मशवरा दे चुके हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मियां साहब कब वापस आएंगे? देखिए, शो ऑफ हैंड जो है वो एक असूली मौक़िफ़ है कि वोट की सैंक्टिटी, वोट का भर्रम, वोट की इज्जत उसकी सीक्रेसी में होती है। पूरी दुनिया का निज़ाम ये मरवजा निज़ाम है। नवाज शरीफ साहब इलाज की घर से गए थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के पास हैं। जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा वतन वापस आ जाएंगे। वो इन मामला से घबराने वाले नहीं हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये वही शख्स है जो 2.5 साल पहले जब आपने इलेक्शन के दौरान अदालतों को खरीद कर जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके सजा दी, तो वो रुका नहीं, अपनी बेटी समेत पाकिस्तान वापस आया और जेल जाना कबूल किया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कि आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल के तलबा से कोरोना के बायस छुट्टियों की फीस ले या न ले, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब अब तक फैसला नहीं कर सका है। तफसीलात की बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ होंगे। जुनेद, बताएंगे इस बारे में। जी, कोरोना के बायस गुज़िश्ता 7 माह से सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों से जो है वो 7 माह की यकमुश्त फीस जो है वो कई स्कूलों में वसूल की जा रही है, जिसके ऊपर वालिदैन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से 7 माह से स्कूल बंद थे और बच्चों से सारी फीसें इकट्ठी वसूल करना नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, रेडी बान के बच्चे, मज़दूरों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और लिहाजा उनका कहना है कि 7 माह की फ़ीस इकट्ठी वसूल करना नाइंसाफ़ी है। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फ़ैसला या अहकाम स्कूल सरबराहान को जारी नहीं कर सका, और यही वजह है कि बेशतर स्कूलों में सरबराहान ने
बच्चों से 7 माह की फीस इकट्ठी वसूल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मजदूरी मिलती नहीं, काम मिलता भी नहीं है, महंगाई ऊपर से बहुत ज़्यादा है। इकट्ठी फीस ले रहे हैं, 7 माह से स्कूल बंद है। इनको लिहाजा अहल तरसी करनी चाहिए गरीबों पे। ये आपने बात सुनी है कि गरीबों के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ते हैं और उनका यही मुतालबा है कि फ़ीस जो है वो 7 माह की इकट्ठी वसूल ना कीजिए। और उनका यही कहना है कि 7 माह से स्कूल बंद थे और गरीबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो रेडी बान या रिक्शे वाला या मजदूरी या दिहाड़ीदार बंदा जो है वो इकट्ठी 7 माह की फीस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।